everyone, welcome to the sociology class. Today in the special class, we are going to learn about types of societies. A very important topic for all the sociology students, but for people who are preparing for CUET PG exam, for those this topic is very important because ये topic directly आपके syllabus में mention है. Okay? Don't forget to join my Telegram channel क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम से मिलेंगी. मैंने जो भी बुक्स के PDF फ्री में दे रखे हैं वो, या फिर इन सारी क्लासेस का जो PDF है वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा. तो टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा. स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ में हमें क्या पढ़ना होता है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस जो अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने हमें दिए हैं. अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसने कौन से टाइप की सोसाइटीज़ के बारे में बात की है. मॉर्गन ने हमें अपनी किताब एंशिएंट सोसाइटी में बताया कि सोसाइटी 3 तरह की होती है: सेविज, बारबेरियन और सिविलाइज. और ये एक स्टेज से दूसरी स्टेज में प्रोग्रेस होती रहती है. मतलब पहले के टाइम पे जो सोसाइटी होगी उसे सेविज सोसाइटी कहा, फिर हम लोग सेविज से बारबेरियन में मूव हुए और अभी हम लोग आ गए हैं सिविलाइज में. ठीक है. ऑगस्ट कून, जो कि हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमें 3 तरह की सोसाइटी के बारे में बताया: मिलिट्री, लीगल और इंडस्ट्रियल. ऐसे ही हर्बर्ट स्पेंसर ने हमें 2 तरह की सोसाइटीज बताई हैं: मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल. उन्होंने कहा था कि मिलिटेंट जो होता है वो रेगुलेटिंग होता है और इंडस्ट्रियल हमारे लिए जो काम करता है वो है सस्टेनिंग. ठीक है. देन गेहार्ड लेंस्की ने हमें अपनी किताब ह्यूमन सोसाइटीज में बताया कि हंटिंग एंड गैदरिंग सबसे ओल्डेस्ट और सबसे सिंपलेस्ट सोसाइटी है. ये फैक्ट है, आपको याद रखना है. दुर्खाइम ने अपनी बुक डिवीजन ऑफ लेबर में हमें दिया था मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. फर्डिनेंड टॉनिस ने हमें दिया था जेमिनी शाफ्ट एंड जेसल शाफ्ट. दोनों ही जर्मन टर्म्स हैं. जेमिनी शाफ्ट मीन्स कम्युनिटी एंड जेसल शाफ्ट मीन्स एसोसिएशन. तो ये आपको याद रखना है. रॉबर्ट रेडफील्ड ने हमें 2 दिए थे जिनका नाम है फोक सोसाइटी एंड अर्बन सोसाइटी. इसकी पूरी अपने आप में एक थ्योरी है जिसका नाम है लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन. वो मैं आपको 5 मिनट्स में पढ़ाऊंगी, जो सोशियोलॉजी की 5 मिनट सीरीज है उसमें. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्राइबल सोसाइटी. इंडियन हिस्ट्री हैज विटनेस्ड वेरियस चेंजेस इन सोसाइटी. इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे सोसाइटी में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. मोस्ट ऑफ इट इनकम्पासेस द कास्ट सिस्टम फॉलोड रिलीजियसली इन आवर सोसाइटी. उनमें से ज्यादातर हमें जो देखने को मिलते हैं वो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड होते हैं. Apart from the social structure in the cities, there were other societies that flourished on the sidelines. तो सिटी के अलावा भी कुछ सोसाइटीज हैं जो साइड में फ्लोरिश हुई यानी बनी, जिन्हें हम कहते हैं ट्राइबल सोसाइटीज. These societies did not follow the rules of Brahmins. ये सोसाइटीज ब्राह्मण रूल को फॉलो नहीं करती थी and had their own set of customs and ritual. और इनके अपने कस्टम और रिचुअल होते थे. Furthermore, they were also not divided into subclasses or castes like other religion. तो जैसे हम नॉर्मल सोसाइटीज में देखते हैं ना कि सोसाइटी में क्लासेस होती हैं, कास्ट होती हैं, अलग अलग रिलीजन होते हैं, ट्राइबल सोसाइटी में हमें ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं. ठीक है. These tribal societies were usually groups of people who had kinship bond. तो याद रखिएगा, ट्राइबल में ज्यादातर जो हमें देखने को मिलता है वो है kinship bond. ठीक है. These tribes were mostly involved in primary activities. एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री जैसी जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं उनमें ये ज्यादा हमें इन्वॉल्व दिखते हैं. सम ऑफ देम आर ऑल्सो हंटर एंड गैदरर्स. बहुत सारे हंटर और गैदरर्स भी होते हैं. आउट ऑफ दीज ट्राइबल सोसाइटीज फ्यू ट्राइब्स वर ऑल्सो नोमैडिक. तो बहुत सारी हमें नोमैडिक भी दिखती हैं ट्राइब्स में. This meant that these tribes or groups people move from one place to another in search of livelihood or other reason. Nomadic कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं. तो ये ट्राइब्स भी हमें कुछ ऐसी ट्राइब्स मिलती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने लाइवलीहुड के लिए मूव करते हैं. The settled tribal groups on the other hand had land animals which they owned jointly as a tribe. जो सेटल्ड ट्राइब हैं, जो ज्यादा मूव नहीं करते, एक जगह पर वो सेटल हो गए हैं, बस गए हैं, उनके पास हमें दिखता है कि उनके पास अपना लैंड है, उनके पास कुछ एनिमल्स हैं. द ट्राइब लीडर डिवाइडेड द एनिमल्स एंड लैंड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल. एक ट्राइबल सोसाइटी में एक ट्राइब लीडर होता है
जिसमें एनिमल्स और लैंड्स को अकॉर्डिंग टू नीड्स जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से उसने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। द ट्राइब्स कंटिन्यू टू कीप देयर फ्रीडम एंड कल्चर सेपरेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ अस। ये आपको याद रखना है कि ट्राइब जो है वो अपनी फ्रीडम और अपने कल्चर को अलग रखती है, ठीक है, वो हमारे कल्चर के साथ मैच नहीं होते हैं। ऑन वन हैंड दे केप्ट देयर सोसाइटी सेपरेट फ्रॉम अस, वो हम अपनी सोसाइटी को हमारी सोसाइटी से एकदम अलग रखते हैं एक तरफ, ठीक है। दे वर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अस, पर वो हमारे ऊपर डिपेंड भी होते हैं, जैसे कि जो वो हैंडमेड चीजें बनाते हैं वो हम खरीदते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो हमारे ऊपर डिपेंड भी होते हैं, पर वो कहीं ना कहीं हमसे सेपरेट भी होते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखनी है, ट्राइब की है, ट्राइबल सोसाइटी की है, सेम चीज है, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में ट्राइबल सोसाइटी दिया है दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट ट्राइब, तो आपको ट्राइब से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा चीजें समझनी है और पढ़नी है। A tribe is a group of people who live and work together in shared geographical area। तो ये चीज आप याद रखिए, ट्राइब का मतलब होता है ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो एक शेयर जियोग्राफिकल एरिया में रहता है और वहीं पे काम भी करता है, ठीक है। अ ट्राइब हैज अ कॉमन कल्चर, इनका एक कॉमन कल्चर होता है, डायलेक्ट होता है, डायलेक्ट मीन्स लैंग्वेज, बात करने का तरीका, रिलीजन होता है कॉमन, ठीक है। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी, उनके अंदर बहुत ज्यादा यूनिटी होती है। द ट्राइब इज यूजुअली हेडेड बाय अ चीफ, ट्राइब का एक चीफ होता है। अ ट्राइबल सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स ऑर्गेनाइज अराउंड किनशिप, और एक ट्राइबल सोसाइटी जो होती है वो बहुत सारे किनशिप ग्रुप से मिलके बनी होती है। अब यहाँ पर डीएन मजुमदार ने एक डेफिनेशन दी है जो आपको याद होनी चाहिए। सी सारी डेफिनेशंस में सेम तरह की बात ही की गई है, तो अगर आपको कोई भी डेफिनेशन पढ़ के ना समझ में आए तो आप मुझे या तो कमेंट में बता दीजिएगा या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे 4 सितंबर जो आपका सीयूईटी का पेपर है उससे पहले मुझे मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो मैं सिर्फ वही चीजें एक्सप्लेन करूंगी जिनमें आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो डेफिनेशंस आप खुद से पढ़िएगा। ये लूसी मेयर ने दी है, गिलिन एंड गिलिन ने दी है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इसका चाहे तो ले लीजिए या फिर जब मैं पीडीएफ दूंगी आप उससे पढ़ लीजिएगा, बट आपको डेफिनेशंस को छोड़ना नहीं है, डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ पर राल्फ लिंटन ने भी कुछ कहा है ट्राइब के बारे में, ठीक है। देन एलएम लुइस ने कहा है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। वो आधी डेफिनेशंस में सिर्फ और सिर्फ वही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है, बट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब एक पर्सन है जिनका नाम है टीबी नायक। टीबी नायक ने कुछ ट्राइब के फीचर्स दिए हैं जो हमें समझने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हमें ये बताया है कि एक ट्राइब होने के लिए क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो जरूरी हैं, ठीक है। पहली चीज है ट्राइब शुड हैव लीस्ट फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस विद इन द कम्युनिटी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम्युनिटी अपने आप में इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है कि दूसरों की उसे जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिकली बैकवर्ड, पैसे के मामले में अगर देखें तो इन्हें बैकवर्ड होना चाहिए, तभी वो ट्राइब कहला सकते हैं। अगर उनके पास सारी ही कह सकते हैं कि फैसिलिटीज हैं, इकोनॉमिकली वो लोग अच्छे हैं, तब तो आप उन्हें ट्राइब नहीं कह सकते। प्रिमिटिव मीन्स ऑफ एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ट्राइबल इकोनॉमी शुड बी एट एन अंडर डेवलप्ड स्टेज एंड इट शुड बी मल्टीफेरियस इकोनॉमिक परस्यूट्स। तो एक अंडर डेवलप्ड स्टेज में होना चाहिए, डेवलपिंग भी नहीं, अंडर डेवलप्ड यानी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स में वो ग्रुप होना चाहिए। देयर शुड बी अ कंपेरेटिव जियोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब एक ऐसी जगह पे वो होने चाहिए जहाँ पे आइसोलेशन हो, दूसरी सोसाइटीज से बिल्कुल कटे हुए हो, ठीक है। दे शुड हैव अ कॉमन डायलेक्ट, उनके बात करने का जो लैंग्वेज है, तरीका है, वो कॉमन होना चाहिए पूरे का, ठीक है। ट्राइब्स शुड बी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्युनिटी पंचायत शुड बी इन्फ्लुएंशियल। तो एक ट्राइब जो है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ठीक है। अ ट्राइब शुड हैव कस्टमरी लॉज, कुछ लॉज होने चाहिए ट्राइब के अपने, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमें टीबी नायक ने बताई हैं। आपको याद रखना है कि ये किसने बताई हैं, जरूरी नहीं है कि ये सही ही हो, बट हाँ किसने क्या कहा है ये आपको पता होना चाहिए। सोशियोलॉजी में थिंकर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये एक मैप के फॉर्म में मैंने यहाँ पे अटैच किया है जिसमें आपको सारी बेसिक जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके अलावा मैंने एक पीडीएफ भी शेयर किया है टेलीग्राम पे जिसका नाम है ट्राइब पीडीएफ, उसे खोल के भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। आई थिंक उसमें सारी कवर है, वो बहुत ज़्यादा है, बट आपको इम्पोर्टेंट तो पता होनी ही चाहिए, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है।
द फॉलोइंग आर द मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन में ये कुछ मेन ट्राइब्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर है मतलब कि सबसे बड़ा देन सबसे छोटा, ठीक है। तो भिल जो है वो लार्जेस्ट ट्राइबल है, ये आपको याद रखना है। गोंड सेकंड लार्जेस्ट है, संथल है उसके बाद मीना, नायडा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है एज पर सेंसस ऑफ 2011, तो ये आपको याद रखना है, फैक्चुअल है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कुछ और भी फैक्ट्स हैं ट्राइब से रिलेटेड या ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं ताकि आपको दूसरी जगह से पढ़ना ना पड़े, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया अंडर शेड्यूल 5। याद रखिएगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 5 में ट्राइबल कम्युनिटीज की बात है। हेंस द ट्राइब्स रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज शेड्यूल ट्राइब। ये तो सबको पता ही होगा कि क्योंकि शेड्यूल 5 में ट्राइब्स की बात की है तो कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो हमारे इंडिया में 645 तरह की ट्राइब्स आपको मिल जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 366 के सब सेक्शन 25 में शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन किया गया है और ये उसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट्स ऑफ ग्रुप्स विद इन सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज एज डीम्ड अंडर आर्टिकल 342। तो ये थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो ट्राइबल अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ठीक है। द मिनिस्ट्री वॉज सेटअप इन 1999, ये आपको याद रखना है। After the bifurcation of Ministry of Social Justice and Empowerment with the objective of more focused approach on the integrated socio-economic development of the STs, the most underprivileged of the Indian society। तो ये याद रखना है आपको, इंडियन सोसाइटी का जो मोस्ट underprivileged सेक्टर या पार्ट हम लोग मानते हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। Another things that you have to remember is World Tribal Day। World Tribal Day मनाया जाता है 9 अगस्त को, ठीक है, अभी रिसेंटली हुआ है ये। देन नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मिड ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी एवरी ईयर। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? ज्यादातर दिल्ली में, न्यू दिल्ली में मनाया जाता है इसको, ठीक है। और सारी चीजें कौन ऑर्गेनाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। और वर्ल्ड ट्राइबल डे का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेज अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पॉपुलेशन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो देखिए, अगर आपके सिलेबस में ट्राइबल सोसाइटी मेंशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल सोसाइटी के बारे में ही पूछा जाएगा, क्योंकि उससे तो फिर बहुत कम चीजें हो गई ना। एग्जाम में पूछने के लिए कहीं से तो वो लोग डाइवर्सिटी लाएंगे, कहीं से तो वैरायटी लाएंगे। तो ट्राइबल सोसाइटी का मतलब है कि ट्राइब और ट्राइब से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसके अलावा भी अगर आप पढ़ते हो और आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो आप उसे जरूर से रीड करिएगा ताकि एग्जाम में एकदम अनफेमिलियर क्वेश्चन ना आए। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन आपके सामने आया और आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि ये क्या है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जितना ज्यादा आप अच्छे से चीजों को कवर करके पढ़ पाए उतने अच्छे से पढ़िए, चीजों को कंसोलिडेट करिए, एक जगह पर एक टॉपिक को प्रिपेयर करिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी भी आपके सिलेबस में मेंशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, अगर हम 2001 के सेंसस की बात करें तो 72.22% ऑफ इंडियन लिव इन 6,38,691 विलेजेस, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा डेटा है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपको तो याद रखना है 2011 का डेटा, ठीक है। ये मुझे इग्नू में मिला था तो मैंने ऐड कर दिया, बट अगर आपको 2011 का पता चलता है तो आप उसे याद कर लीजिएगा। द ब्यूरो ऑफ सेंसस ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिफाइंस अ रूरल कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो जो ब्यूरो ऑफ सेंसस है यूएस का, वो डिफाइन करता है रूरल कम्युनिटी को द साइज एंड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से कि एक जगह का जो पॉपुलेशन का साइज और डेंसिटी है वो कितना है, ठीक है। वो बताएगा कि वो रूरल कम्युनिटी है या नहीं। In India, on the other hand, the term rural is defined in terms of revenue। तो ये याद रखना, इंडिया में जब हम बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू डिफाइन किया जाता है रूरल को,
ठीक है। द विलेज मीन्स द रेवेन्यू विलेज। विलेज का मतलब क्या है? रेवेन्यू विलेज। इट माइट बी वन लार्ज विलेज और अ क्लस्टर ऑफ स्मॉल विलेज। कोई एक बड़ा सा गांव हो सकता है या फिर छोटे छोटे गांव भी हो सकते हैं। According to Census Commission of India, a village is an entity identified by its name and a definite boundary. तो ये आप याद रखिएगा कि सेंसस कमीशन ने ये बोला था कि जो विलेज होता है उसका एक अपना नाम होता है, उसके नाम से वो आइडेंटिफाइड होता है, देन उसका एक डेफिनेट बाउंड्री भी होती है। ठीक है, डेफिनेट बाउंड्री मतलब कि वो कहाँ तक है वो गांव। ओके, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 1991, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विलेजेस इज फाउंड इन अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश। तो ये कुछ बेसिक सा डेटा है जो आपको याद रखना है। अनडिवाइडेड बिहार, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे? अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वहां पे है। ठीक है, अब हम लोग रूरल सोसाइटी के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। देखिए, रूरल सोसाइटी का मतलब क्या है? हमें पता है अर्बन सोसाइटी होता है सिटी और रूरल सोसाइटी होता है विलेज। तो जहां पे भी विलेज विलेज लिखा है आप उसको रूरल सोसाइटी ही मान के समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो रूरल सोसाइटी के कुछ फीचर्स हैं। पहला कि वो स्मॉल होते हैं, पॉपुलेशन उनकी कम होती है एज कम्पेयर टू सिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी मतलब कि कितने लोग रह रहे हैं एक एरिया में। ठीक है, अगर जैसे कोई छोटा जगह है, कोई छोटा लैंड है, वहां बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहां की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, विलेज में क्या होता है? डेंसिटी कम होती है। इसीलिए आप जब देखो गांव वगैरह जाओ तो वहां पे आपको बड़ी बड़ी ऐसी जगह दिखेंगी जहां दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ खेत है, जमीन है, सन्नाटा है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी लो होती है। देन एग्रीकल्चर फंडामेंटल ऑक्यूपेशन होता है, ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं वहां पे। कहाँ? रूरल सोसाइटी में। द रूरल पीपल आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद नेचर। ये लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं नेचर के, और इनका जो भी डेली एक्टिविटीज होता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट के आसपास ही होता है। ठीक है, द विलेज कम्युनिटीज आर होमोजेनस इन नेचर। होमोजेनस क्यों होती है? क्योंकि भाई सब लोग तो एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं ना, तो सबकी स्किल्स, सबका खाने का तरीका, सबका काम सब तो सेम है। तो मोस्ट ऑफ देयर इनहैबिटेंट्स आर कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड ऑक्यूपेशंस। तो इसीलिए नेचर उनका कैसा होता है? होमोजेनस। ठीक है, पर एक चीज है, कास्ट, रिलीजन और क्लासेस हो सकता है गांव में या रूरल सोसाइटी में आपको अलग अलग देखने को मिले। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि होमोजेनस इसलिए होते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर होता है, और डिफरेंट इसलिए होते हैं या फिर कह सकते हैं हेट्रोजेनस इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे कास्ट अलग होती है सबकी, और रिलीजन भी अलग अलग होता है। जैसे हिंदू मुस्लिम वहां पे भी होते होंगे, तीन चार तरह की कास्ट वहां पे भी हमें देखने को मिलती होगी। ठीक है, देन क्लासेस वहां पे भी होते होंगे, कोई रिच होता होगा तो कोई पुअर होता होगा। देन इन रूरल सोसाइटी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक। तो स्ट्रैटिफिकेशन वहां पे भी होता है, बट सिर्फ और सिर्फ कास्ट का ज्यादातर स्ट्रैटिफिकेशन हमें दिखता है। इन रूरल एरियाज मोबिलिटी इज रिजिड। मोबिलिटी वहां पे रिजिड होती है क्योंकि कास्ट बेस्ड होता है सब कुछ, और ऑक्यूपेशन तो एक ही होता है, एग्रीकल्चर। तो मोबिलिटी सिटी में ज्यादा देखने को मिलती है और रूरल एरियाज में हमें मोबिलिटी कम देखने को मिलती है। ये चीज आप याद रखिएगा। द डिग्री ऑफ सोशल सॉलिडारिटी इज ग्रेटर इन विलेजेस। सोशल सॉलिडारिटी वहां पे ग्रेट होती है, लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंड ज्यादा होते हैं। देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रूरल सोसाइटी इज जॉइंट फैमिली। तो भाई गांव में तो हमने देखा ही है, सारा परिवार मिलकर रहता है। ये न्यूक्लियर फैमिली, इंडिविजुअलिस्टिक वाला कॉन्सेप्ट हमें ज्यादातर सिटी में देखने को मिल जाता है। अभी जब आप अर्बन सोसाइटी इसी में पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। आई होप ये फीचर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज, ये सारे टॉपिक्स बहुत ईजी हैं, तो इनमें तो क्वेश्चन आपको गलत करके आना ही नहीं है बिल्कुल भी। अब दो तरह की यहाँ पे टाइप्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ पॉपुलेशन द विलेजेस वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो यहाँ पे तो बताया गया है कि साइज के अकॉर्डिंग विलेजेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला है जहां पर 26.5% विलेजेस जो हैं इनहैबिटेड हैं बाय लेस देन 500 पीपल। दूसरा है 48.8% विलेजेस हैड पॉपुलेशन फॉलिंग बिटवीन 500 टू 200। ठीक है, तो एक है जहां पे लेस देन 500 है, एक है जहां 500 से 200 है, और एक है जहां पर 2000 से लेके 5000 है। तो ये साइज के बेसिस पे 3 में डिवाइड किया गया है। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन विलेज डिवाइड्स देम इनटू न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स्ड विलेज। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। इट इज वेल नोन दैट विलेज कंप्राइज होमस्टेड लैंड एंड कल्टिवेबल लैंड। तो हमें पता है विलेजेस में जो लैंड होता है वो कल्टिवेबल होता है ना। जो लैंड होता है उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। इन न्यूक्लिएटेड विलेज ऑल द हाउसहोल्ड्स आर क्लस्टर्ड
टुगेदर इन अ कॉम्पैक्ट यूनिट सराउंड ऑन ऑल साइड्स बाय कल्टिवेबल लैंड। यानी ये अगर लैंड है तो जो लोग रहेंगे वो लैंड के आसपास ही रहेंगे, इस तरह से। समझ रहे हैं आप? अभी मैंने इसमें एक पिक्चर ऐड करी है, तो वो जब आप देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। When households are distributed over a large area, जब घर बहुत ज्यादा एरिया में बने हों, each cluster of few houses separated by cultivable land, सारे जो घरों के क्लस्टर होते हैं, जो आसपास ऐसे ऐसे जो घर बने होते हैं, वो उस लैंड से दूर होते हैं जहां पर एग्रीकल्चर हो रहा हो, इन्हें हम कहते हैं डिस्पर्स लैंड। ठीक है। मोस्ट ऑफ द विलेज इन इंडिया आर कॉम्पैक्ट न्यूक्लिएटेड टाइप। तो इंडिया में जो हमें देखने को मिलता है वो न्यूक्लिएटेड होता है, डिस्पर्स नहीं होता है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं कि डिस्पर्स्ड विलेज आर फाउंड इन द कोस्टल एरिया ऑफ केरला इन साउथ इंडिया। तो याद रखिएगा कि डिस्पर्स्ड विलेजेस कहाँ पे होते हैं? भिल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। नॉर्थ ऑफ गुजरात, कुर्ग एंड वेस्टर्न मैसूर, ये कुछ लोकेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। एम.एन. श्रीनिवास proposes that detailed studies M.N. Srinivas proposes that detailed studies of these two type of village need to be carried out to see differences in their respective organizational pattern। तो आपको ये याद रखना है, अगर इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो आंसर हमारा हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास, क्योंकि उन्होंने इस पे डिटेल स्टडी की थी और उन्होंने कहा भी था कि इन चीजों पे डिटेल स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम समझ सकें कि वहां पे किस तरह का पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल, ही नोट्स दैट in nucleated villages, the responsibility of defending village from robbers and wild animals fall on the inhabitants। कह रहे हैं कि जो न्यूक्लिएटेड वाले हैं, जैसे ये लैंड है और यहाँ पे ही लोग रह रहे हैं अगर बहुत सारे, तो अगर कोई एनिमल या कोई थेफ्ट या कोई भी ऐसी अनसर्टिनिटी होती है तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी हो जाएगी? उन लोगों की जो यहाँ पर रह रहे हैं। In dispersed villages, each farm has to protect itself against the enemy। और डिस्पर्स में क्या होता है कि उन्हें अपने फार्म की जो कह सकते हैं रक्षा है वो खुद करनी होती है। The kin group owning the farm must have enough people to defend itself when the need arises। It is quite likely that houses in dispersed are built with an eye to defense। One may hypothesize that dispersed dispersed village are associated with large kin and martial tradition। तो ये कुछ इन्होंने बेसिक से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, तो ये कुछ यहाँ पे इन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें दी है जो आप समझ सकते हो। अगर नहीं समझ में आया आपको डिस्पर्स्ड और न्यूक्लिएटेड विलेज तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसे ऑडियो फॉर्मेट में मैं इसे कोशिश करूंगी कि आपको समझा सकूं। आपको मुझे टेलीग्राम करना पड़ेगा इसके लिए, आप मुझे टेलीग्राम करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने एक पिक्चर भी इसमें ऐड की थी जो आप देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, आपको सीधे सीधे लैंड दिख रहा है, यहाँ पे आपको घर दिख रहा है ना, यहाँ कहीं पे भी एक सेटलमेंट था। तो इस तरह से होता है डिस्पर्स्ड विलेज का सिस्टम। और यहाँ पे देखिए आप, बहुत सारा सब घर ही घर बने हुए हैं, तो ये होता है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। ये सेटलमेंट की बात कर रहा है, पर विलेज के कॉन्सेप्ट में आप इस पिक्चर को सोचकर याद कर सकते हैं। ऑन द वन एक्सट्रीम आर द एफ्लुएंट विलेजेस। देखो विलेज दो तरह के और होते हैं, एफ्लुएंट विलेजेस और फ्रिंज विलेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अंडर रूरल सोसाइटी, तो आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, तो एफ्लुएंट विलेजेस जो होते हैं वो ज्यादातर हमें जैसे पंजाब में देखने को मिलते हैं। वहां पे क्या होता है कि ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने अपने, जब वो यंग थे तो उन्होंने बहुत सारा काम किया, उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए। ठीक है, अभी वो लोग थोड़े ओल्ड एज में आ गए हैं तो वो लोग वहां पे रहते हैं, और उनकी जो फैमिलीज हैं, उनके जो और यंग मेंबर्स हैं उनकी फैमिली में, वो अब्रॉड में काम करते हैं और वो वहां पे अर्न करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के विलेजेस को हम कहते हैं एफ्लुएंट विलेजेस। सम राइटर्स हैव प्रेफर्ड टू कॉल दिस विलेज ग्रे विलेज। तो ये भी आपको याद रखना है कि एफ्लुएंट विलेज को हम ग्रे विलेज क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड पीपल, क्योंकि वहां पे जो बहुत सारे लोग हैं वो ओल्ड पीपल हैं। ठीक है, और उनके जो बच्चे हैं वो बाहर हैं, चिल्ड्रन अवे हैं। ठीक है, एट वन टाइम मेनी ऑफ दीज ओल्ड पीपल वर ऑल्सो अवे। कभी एक टाइम था जब ये जो ओल्ड लोग वहां पे रह रहे हैं वो भी बाहर फॉरेन लैंड्स में काम करते थे। अभी उनके पास इतना सफिशिएंट वेल्थ हो गया है, इतने पैसे हो गए हैं कि वो वापस आए और वो आराम से अपने सॉइल में, अपने कहते हैं ना मिट्टी में वापस आ जाना, वहां आकर अपना रह रहे हैं। तो इस तरह के विलेजेस को हम क्या कहते हैं? एफ्लुएंट विलेजेस। बहुत आसान है, आप इसे पढ़ के देखिएगा, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे फ्रिंज विलेजेस की। ठीक है, ऑन द अदर एक्सट्रीम वी हैव द एक्सट्रीमली पुअर विलेज ऑफ बिहार, उड़ीसा। तो पंजाब की बात हो गई, एफ्लुएंट विलेज आपको समझ में आ गया।
अभी हम लोग बात करेंगे ऐसे विलेज की जो बहुत ही ज्यादा पुअर है, जैसे कि बिहार के विलेज, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के, जहाँ पे क्या होता है कि 1 स्क्वायर मील द पेरेंट्स आर समटाइम्स सोर्स। एक दिन का, एक टाइम का खाना खाने के लिए पेरेंट्स को कभी कभी अपने बच्चों तक को सेल कर देना पड़ता है। सोचिए इतनी ज्यादा गरीबी है। ठीक है। विलेजेस एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन्स एंड सिटीज आर यूजुअली नोन एज फ्रिंज विलेज। तो जो किसी शहर के या फिर कह सकते हैं टाउन के बाहर बने हों, उन्हें कहते हैं फ्रिंज विलेज। ठीक है। और धीमे धीमे क्या होता है, अर्बनाइजेशन की वजह से वो पार्ट भी मिक्स होके हो जाता है अर्बन का, मतलब एक सिटी का पार्ट हो जाता है वो। जैसे कि नई दिल्ली में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे गांव थे जो अब वो न्यू दिल्ली का ही पार्ट हो गए हैं, जैसे वाजीपुर, पटपरगंज, है ना, ये मोहम्मदपुर, चंद्रवाल, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पहले अपने आप में गांव थे छोटे, बट क्योंकि अर्बनाइजेशन हो गया है, सिटी बढ़ रही है, चीजें इंप्रूव हो रही हैं, तो वो अब हो गए हैं एक सिटी का ही पार्ट। तो ये आपको क्लियर होगा फ्रिंज विलेज और अफ्लुएंट विलेज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसे जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। The term rural society is almost interchangeably used with terms like village, countryside और folk society। तो rural society की जगह पर हम village, countryside, folk society शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। Of these, the term most commonly used in sociological literature on rural society is village। ज़्यादातर हम sociology में जब यूज करते हैं रूरल सोसाइटी को, तो हम विलेज के नाम से यूज करते हैं। कंट्री साइड वेस्टर्न का पार्ट है। कंट्री साइड शब्द बोलते हैं तो वो हम किसके लिए यूज करते हैं, वेस्टर्न वर्ड के लिए। हमारे यहाँ विलेज बोला जाता है, उनके यहाँ विलेज को कंट्री साइड बोला जाता है। ठीक है। इट प्राइमरली डिनोट्स अ क्वाइट प्लेस। इसका मतलब क्या होता है, एक शांति पूर्वक वाली जगह, अवे फ्रॉम हसल एंड बसल ऑफ द सिटी। शहर से दूर, जहाँ शांति हो, पेड़ हो, नेचर हो। ठीक है। वन चूजेस टू रिटायर टू कंट्री साइड। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं ऐसी जगह पे जाके रहूंगा। इट इज नॉट अ प्लेस पेयरफेक्ट ऑफ फैसिलिटीज एज विलेजेस आर इन डेवलपिंग वर्ल्ड। तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज वहां पे नहीं होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। Now we are going to understand what is urban society. An urban living is similar to having a facilities of modern social life. अर्बन लिविंग का मतलब होता है एक ऐसी जगह पे आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जहाँ पे आपको सारा ही जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं वो आपको मिल रही हैं। सोशल इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट है और फॉर्मल है। मतलब आज के टाइम में आप जिससे भी मिलते हैं, आप बहुत ही फॉर्मल तरह से उससे मिलते हैं, है ना। जैसे किसी फ्रेंड से मिले, जरूरी नहीं है कि हर बात आपके फ्रेंड को आपकी पता हो, है ना। सोशल इंटरेक्शन फास्ट कैसे है, आपको किसी से बात करनी है, इंटरेक्ट करना है, कॉल कर लिया, वीडियो कॉल कर लिया, मिलने की भी जरूरत नहीं है, फेस भी देखे ले रहे हैं कैमरे में, है ना। तो इतना ज्यादा फास्ट है हमारे अर्बन सोसाइटी में हमारा सोशल इंटरेक्शन। द रेट ऑफ सोशल चेंज इज फास्टर ड्यू टू एजुकेशन। तो सोशल चेंज बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि एजुकेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ इज फाउंड इन विच द पीपल और डिफरेंट रेसेस, प्रोफेशंस, कास्ट, रिलीजन लिव टुगेदर। लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है क्योंकि सारे ही तरह के जो मिक्सअप लोग हैं वो साथ में रहते हैं। एनोनिमिटी इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट। एनोनिमिटी मतलब कोई एक दूसरे को जानता नहीं है और चीजें बस ऐसे ही चल रही हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके सारी ही इंपॉर्टेंट अर्बन सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, बट आई होप आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा अर्बन सोसाइटी। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सोसाइटी। तो अर्बन सोसाइटीज की क्या ऐसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद करनी है। पहला है डेंस सेटलमेंट पैटर्न। इन अर्बन सोसाइटीज हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड कॉन्टिन्यूअस टू ईच अदर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लैंड। अर्बन सोसाइटीज में क्या होता है, लैंड की इतनी कमी होती है कि बहुत ही ज्यादा चिपके चिपके घर बने होते हैं। ठीक है। आप कभी जाओ सीमापुरी, जाओ आप दिल्ली के सीमापुरी में जब आप जाएंगे या दिल्ली के बहुत सारे एरियाज में आप जब जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि किस तरह से घरों का स्ट्रक्चर है, एक ही में मिला हुआ, बिल्कुल धूप भी नहीं आती है किसी किसी गली में। तो ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमें बताती हैं कि अर्बन सोसाइटी का सबसे मेन फीचर है डेंस सेटलमेंट पैटर्न, यानी इस तरह से घर बनाना कि एकदम डेंस और बिल्कुल क्या कह सकते हैं, बिल्कुल ही बंद, पैक टाइप्स। ठीक है। देन पैलेटियल हाउसेस। हाउसेस आर मेड यूजिंग ब्रिक, स्टोन, मार्बल, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब चीजें यूज करके बनाए जाते हैं घर एक अर्बन सोसाइटी में। अर्बन फैसिलिटीज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, टेलीफोन होता है, ड्रिंकिंग वाटर, मोबाइल, ये सारी फैसिलिटीज आपको अर्बन सोसाइटी में मिलेंगी। ठीक है। फॉर्मल सोशल इंटरेक्शन होता है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हमारा इस तरह का नहीं होता है कि किसी को आप अपनी पर्सनल चीजें बता रहे हो, बहुत ही फॉर्मल होता है, हाय हेलो टाइप्स।
ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप ज्यादा क्योंकि होते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो। अब जैसे किसी ऑफिस में आपने काम किया, वहां पे आपके 5-6 दोस्त बन गए, फिर आपने उसको छोड़ के दूसरी जगह किया, तो इससे क्या होता है, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत हो जाते हैं और आपका जो इंटरेक्शन होता है वो फॉर्मल हो जाता है। आप लोगों से मिलते हैं, फॉर्मली मिलते हैं, ज्यादा इनफॉर्मली नहीं होते हैं, जैसे कि कंपेयर करें रूरल एरियाज में। Formal group life in society is also formal. Formation of group is based on need and common interest. बहुत सारे ग्रुप फॉर्मेशन होता है ग्रुप का हमारी सोसाइटी में। जैसे आप अर्बन सोसाइटी में अगर आप रहते हैं और आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका एक जिम वाला ग्रुप होगा। आप कहीं पढ़ने जाते हो, आपका एक पढ़ाई वाला ग्रुप होगा, है ना, क्लासमेट्स होंगे आपके। फिर आप कहीं पे अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, वहां आपका ग्रुप होगा। तो ग्रुप बनना अर्बन सोसाइटीज में बहुत आसान होता है। डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है कि जैसे हमने रूरल सोसाइटी में भी देखा था कि वहां पे मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तरह तरह के नए नए तरह के काम है और उसके लिए स्पेशलाइज स्किल चाहिए। ठीक है, तो सारा ये जो लेबर है वो क्या है, डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। और भी बहुत सी चीजें हैं। वेरी क्लियर एंड कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड। पीपल आर ट्रेन्ड, तो पीपल अलग तरह से ट्रेंड होते हैं। किसी ने कोई डिग्री करी रखी होगी, किसी ने कोई डिग्री, तो उसको अलग अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। शॉर्टेज ऑफ हाउसेज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लैंड, तो ये तो हमने देखा ही। पॉपुलेशन प्रेशर होता है, देयर इज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ हाउसेज, ये तो अभी हम लोगों ने देखा ही था सेटलमेंट वाले में। सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड फुलफिलिंग द वेरी नीड्स ऑफ पीपल। तो सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश उनकी रहती है कि लोगों की जो नीड्स है, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उनको फुलफिल करें, उनको सॉल्व करें। ठीक है। सोशल चेंज, अब अर्बन सोसाइटी में बहुत तेजी से सोशल चेंज आता है। जैसे आपने देखा मोबाइल आया, कितनी तेज सोशल चेंज हो गया सब कुछ। कोविड आया तो सबने ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया, मैं भी ऑनलाइन ही पढ़ा रही हूँ, है ना। तो ये हो गया हमारा सोशल चेंज। एनोनिमिटी, एनोनिमिटी मतलब ड्यू टू हाई population pressure, fast life, social differentiation, a degree of anonymity is found causing crime and violence. तो एनोनिमिटी में क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में वो इंसान का क्या रियलिटी है। ठीक है, इसकी वजह से क्राइम और वायलेंस बहुत होता है। जैसे हाई पॉपुलेशन प्रेशर, फास्ट लाइफ और इतना ज्यादा सोशल डिफरेंशिएशन की वजह से लोग अपनी रियलिटी छुपाते हैं। अब अर्बन सोसाइटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो कि सोशियोलॉजी में भी आते हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैंने इसी में ऐड कर दिया ताकि आपको बार बार दूसरी जगह से वो ना पढ़ना पड़े। देखो, अर्बन सोसाइटी के फीचर्स तो हमें पता चल गए। अब अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन रिफर्स टू द पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन। जब रूरल एरिया से पॉपुलेशन शिफ्ट हो जाती है अर्बन एरियाज में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। द कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। इससे क्या होता है कि एक जगह का जो एक रूरल एरिया है जहां से लोग जा रहे हैं अर्बन एरिया में, वहां पे लोग कम हो जाते हैं और अर्बन एरिया में लोग ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होता है अर्बनाइजेशन। कुछ इसके रीजंस हैं क्यों होता है, कुछ कॉजेज हैं। पहला, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इंडस्ट्रीज बनी, लोगों को जॉब चाहिए थी, सब लोग तो नहीं एग्रीकल्चर करना चाह रहे थे। ठीक है, वो वहां से शिफ्ट हो गए। और एग्रीकल्चर में लॉस भी होता है, फार्मर प्रॉब्लम अलग है, तो लोगों ने अर्बन मूव करना शुरू कर दिया। कमर्शियलाइजेशन, बेटर कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ज्यादा फैसिलिटीज हैं। ठीक है, सोशल बेनिफिट एंड सर्विसेज मिलती हैं, मतलब गवर्नमेंट उनको अच्छे से चीजें देती है। यहाँ पर बेटर सैनिटेशन है, हाउसिंग है, अच्छी हेल्थ केयर है। ये सारे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग बहुत जल्दी मूव करते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, भाई अगर कोई रूरल एरिया में रह रहा है तो उसके पास ज्यादा ऑप्शन कहाँ है, उसको या तो एग्रीकल्चर करना पड़ेगा या छोटा मोटा अपना कोई बिजनेस करना पड़ेगा। बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है अर्बन में, इसलिए वो लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन एंड चेंज इन द मोड ऑफ लिविंग। इतना ज्यादा हम लोग मॉडर्न हो गए हैं कि अब वो चीज रूरल एरियाज में भी इंटक कर चुकी है। मोबाइल आ गया है, लोग मोबाइल में देखते हैं तो उनको भी ये चीज होती है कि मुझे भी ऐसे रहना है। ठीक है, चाहे वो ड्रेसिंग कोड हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, है ना, बहुत कुछ है। तो वो सारी चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। देन है रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है? रूरल कम्युनिटीज स्टार्ट टू अडॉप्ट द अर्बन कल्चर एंड अल्टीमेटली बिकम अर्बन सेंटर। देखो, इतना ज्यादा ये जो अर्बनाइजेशन है ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि चीजें जो है वो रूरल एरियाज तक पहुंच चुकी हैं और धीमे धीमे वो लोग अर्बन की जैसे ही बने जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो गांव है भी कि वो नहीं है। मतलब एक टाइम पे वो रूरल एरिया रहा होगा बट अभी वो इतना ज्यादा चेंज हो गया है, उन्होंने अर्बन प्रैक्टिसेस को इतना ज्यादा अडॉप्ट कर लिया है कि वो भी एक गांव तो है बट वो एक फीचर्स और स्ट्रक्चर में बन गया है अर्बन एरिया। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे।
बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए इन सारी चीजों की। जब मैं पीडीएफ दूंगी तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए और क्वेश्चन कहीं से भी आए आप सॉल्व कर लें। Now next thing that we are going to learn about is ghetto. Ghetto क्या होता है? It is a part of city. ये एक city का part है in which member of minority group live. याद रखना ये एक ऐसा city का part है जहाँ पे minority group जो है एक जगह का वो रहता है, especially as a result of political, social, legal, environmental, economic pressure. तो इस तरह के pressure की वजह से वो group वहाँ पे रहता है. Ghettos are often known for being more impoverished than other areas of city. तो ये जो ghetto होते हैं, तो ये जो घेटोज होते हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोवरिश्ड होते हैं और सिटीज से अगर हम देखें। वर्जन्स ऑफ द घेटो अपीयर अक्रॉस द वर्ल्ड ईच विद देयर ओन नेम्स। इनके अपने ही नाम होते हैं, अपने ही ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज आई कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। द टर्म वाज ओरिजिनली यूज्ड फॉर वेनेटियन घेटो इन इटली, ठीक है, कब 1516 में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ सिटी वेयर जूइश पीपल, यहाँ पे जूइश पीपल रहते थे, ठीक है। The term ghetto has deep cultural meaning in US. तो ये जो है ghettos ये US में इसका हमें ज़्यादा cultural meaning मिलता है, especially in the context of segregation and civil rights. तो segregate मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, अलग part हो जाना, इसको हम लोग कहते हैं segregation. It has been widely used in country to refer to poor neighborhood. It has been widely used in country to refer poor neighborhoods. It is also used in some European countries such as Romania, Slovenia to refer to poor neighborhoods. So आसपास के जो लोग हैं, आसपास की जो जगह है जहाँ पे पुअर लोग रहते हैं उनको भी घेटो कहा जाता है। तो ये घेटो जो है ये वर्ड आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए हैं पहले, तो इसको आप मत इग्नोर करिएगा। Another term that we are going to study here is urban ecology. Urban ecology क्या होता है? देखो अर्बन का मतलब होता है सिटी से रिलेटेड, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। व्हेन वी स्टडी एनी पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी, है ना, अब चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो। अर्बन इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स। तो आपको ये याद रखना है, अर्बन इकोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन आपस में और उनकी सराउंडिंग से क्या है, ठीक है, अर्बन इन्वायरमेंट में। The urban environment refers to the environment. अब अर्बन इन्वायरमेंट क्या होता है? अर्बन इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग है, जहाँ पे रहने वाली बहुत सारी बिल्डिंग है, पेव्ड सरफेसेस हैं, ठीक है, और भी कई चीजें हैं जो कि एक सिटी में होती हैं। द गोल ऑफ अर्बन इकोलॉजी इज टू बैलेंस, गोल क्या है? टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन कल्चर एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये आपको याद रखना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, नहीं कुछ समझ में आया तो आप मुझसे पूछिएगा जरूर। मैं हमेशा कोई भी डाउट होता है तो उसको रिस्पॉन्स देती हूँ, तो या तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा या फिर आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक और है जो हमें अर्बन सोसाइटी में पढ़ना है, दैट इज अर्बन प्लानिंग। अर्बन, ये याद रखिएगा कि अर्बन प्लानिंग को हम लोग ये सारे नाम से भी बुलाते हैं, is a technical and political process that is focused on the development and design of land use and the built environment इंक्लूडिंग एयर, वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो अर्बन प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि आप किस तरह से एक सिटी को प्लान कर रहे हो, एक जगह को कैसे आप प्लान कर रहे हो, कैसे वहां पे चीजें होंगी, कैसा इन्वायरमेंट होगा, कैसी हवा पानी, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, दिस इज कॉल्ड अर्बन प्लानिंग। बहुत सारे अर्बन प्लानर्स होते हैं, जैसे वेडिंग प्लानर्स होते हैं, वेडिंग प्लान करते हैं, वैसे ही अर्बन प्लानर्स होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह का घरों का फॉर्मेशन होना चाहिए, किस तरह की रोड्स होनी चाहिए, ठीक है। द प्राइमरी कंसर्न वाज द पब्लिक वेलफेयर, और इनका जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो क्या होता है कि लोगों को हेल्प हो, लोगों के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, सैनिटेशन सही हो, प्रोटेक्शन हो, है ना, इन्वायरमेंट से। अब अगर अर्बन प्लानर्स ठीक से बिल्डिंग नहीं प्लान करेंगे तो क्या होगा, कोई नेचुरल कैलामिटी होगी और सब बेकार हो जाएगा, इसलिए अर्बन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Urban planning has adopted a focus on social and environmental bottom lines that focus on planning as a tool to improve health and well-being। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही है कि अब जो चीज़ें आ रही हैं वो है सस्टेनेबिलिटी की तरफ। हमें चीज़ों को इस तरह से करना है कि हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोच सकें। तो ये था अर्बन प्लानिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉमेंट एंड आस्क मी। तो अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से रूरल और अर्बन में डिफरेंस क्या है। वैसे तो पूरा टॉपिक हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया, बट फिर भी इसे देख लेते हैं ताकि एक अच्छे से रिवीजन हो जाए। रूरल सोसाइटी में
इट्स रिजिड कंजर्वेटिव कस्टम बाउंड नो साइंटिफिक आउटलुक। ठीक है, इनकी थिंकिंग काफी कंजर्वेटिव होती है, जिसे कहते हैं ऐसी सोच जो चेंज नहीं होना चाहती है, एक ही जो चीज ये मानते हैं उसी पे स्टक रहते हैं, साइंटिफिक तरह से चीजों को नहीं देखते हैं। यहाँ पे अर्बन सोसाइटी में ऐसा नहीं है, फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल आउटलुक, यहाँ पे ज्यादा साइंटिफिक होते हैं, चीजों को ट्रेडिशनली नहीं देखते हैं ज्यादा। ठीक है, रूरल सोसाइटी में फैमिली ज्यादा कंट्रोल करती है सोसाइटी को, बट अर्बन में ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ज्यादा कंट्रोल करते हैं। रूरल में डिपेंड ऑन नेचर फॉर देयर जॉब्स आर हेरिडेटरी वर्क, तो जिस तरह की जॉब आप करेंगे ये आपके पापा कैसे करते थे, उनके पापा कैसे करते थे, उस पर डिपेंड करेगा, हेरिडेटरी होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैन मेड कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप कैसी जॉब करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है, फैमिली चूज करती है आपकी जॉब ज्यादातर। नो स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन रूरल सोसाइटी में नहीं होता है, पर अर्बन में फुल स्पेशलाइजेशन होता है, जिसको जो काम में वो स्पेशलाइज्ड है वो वही करेगा। यहाँ पर सोशल मोबिलिटी जीरो होती है रूरल सोसाइटी में, बट अर्बन में बहुत ज्यादा सोशल मोबिलिटी होती है। जरूरी नहीं है आप किस कास्ट से हैं, आप फिर भी वर्क हार्ड कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। कास्ट ऑक्यूपेशन बहुत होता है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी होती है, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कास्ट के बेसिस पे ऑक्यूपेशन अर्बन सोसाइटी में नहीं होता है। द रूरल सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड ऑक्यूपेशन, यहाँ पे कोऑपरेशन होता है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। रूरल सोसाइटी में है कि सोशल चेंजेस आर नॉट टॉलरेटेड, यहाँ पे ज्यादा सोशल चेंजेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है, फैमिली डोमिनेट करती है, जैसे कहते नहीं है जो जैसा चला आ रहा है गांव में वैसे ही चलेगा, है ना। अर्बन सोसाइटीज में ऐसा नहीं होता है, चेंजेस टेक प्लेस फ्रीक्वेंटली एंड फास्टर, चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, और फैमिली जो है वो के जो बेसिक नॉर्म्स हैं वही चलते हैं, ज्यादा डोमिनेंट फैमिली नहीं होती है अर्बन सोसाइटी में। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। तो ये कुछ नोट्स हैं जो मुझे इग्नू में मिले थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारी चीजें यहाँ पर शॉर्ट में दी हैं, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप अभी तुरंत इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपके सिलेबस में भी हैं, जैसे कि यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकलाइजेशन, तो वो मैं आपको एक छोटे वीडियो में अलग से 5 मिनट्स वाले में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और ये लिटिल ट्रेडिशन भी। इसके अलावा फ्रिंज विलेजेस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट अगर आपको तुरंत इसको समझना है तो आप इसकी एक बार डेफिनेशंस को देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इस पे छोटा वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगी। So that's it for today guys. I hope you liked this lesson. Don't forget to subscribe if you are a sociology student. अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको बेनिफिट करेंगे आपके एग्जाम में। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कोई भी सोशोलॉजिकल डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।